नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वो हॉरर स्टोरी में आप सभी का। एक बार फिर से एक और जबरदस्त कहानी लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। ये कहानी है इवेंट इंडस्ट्री वालों से जुड़ी हुई। एक ऐसे सिंगर की कहानी जिसने ये कहानी हमें सुनाई और सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। हालांकि जिसने ये कहानी सुनाई है ये उनके साथ घटित नहीं हुई, ये एक बहुत पुरानी कहानी है और उन्होंने कहा कि ये कहानी जरूर आपके सभी व्यूअर्स के पास पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी के अंदर की घटना सुनकर के आप भी कहेंगे बाप रे, ये कैसे हो सकता है। और ये जिसके साथ हुआ है, बाप रे बाप, उसकी क्या हालत हुई होगी। तो दोस्तों, अगर अभी अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज हम आप तक एक जबरदस्त कहानी पहुंचा सके। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है सचिन ठाकुर। एक नए लुक के साथ मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन लुक नया हो सकता है, कहानियां वो ही मिस्टीरियस और डर से भरी हुई होगी। मेरी कहानी, हमारी कहानी के अंदर एक और सतर्कता होती है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आप भी कई ऐसी घटनाओं से बच सके। तो दोस्तों, आज की कहानी है रविंद्र की। रविंद्र जो कि एक बहुत ही जबरदस्त गिटारिस्ट और सिंगर है। रविंद्र की ये कहानी सुनकर के मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ कि बाप रे बाप, मतलब ये कैसे हो सकता है। क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं भी एक एंकर हूँ और अगर आप चाहें तो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हैं एंकर सचिन ठाकुर के नाम से। और मैं अपने क्षेत्र में काफ़ी फेमस हूँ, मतलब हर एक प्रोग्राम में यहाँ होस्ट करता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक के लिए मैं उसी डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की तरफ सीधा आगे लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, रविंद्र जो कि एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर है और साथ में गिटारिस्ट भी है। रविंद्र हमेशा अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं, अपना शो करते रहते हैं। ये कहानी है राजस्थान शहर की। तो रविंद्र राजस्थान में ही रहते हैं और अपना शो करते रहते हैं। आज से लगभग 30 साल पुरानी ये कहानी है। तो रविंद्र के पास कई सारे शोज की बुकिंग हुआ करती थी और हर जगह वो जाकर के बहुत ही बखूबी सारे शोज करा करते थे। बहुत ही अच्छा नाम था इनका उनके अपने शहर के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर। और इनकी जो फीस थी वो लगभग लोगों से ज़्यादा ही हुआ करती थी, लेकिन चाहने वाले और इनको सुनने वाले इतना पसंद करते थे कि इनकी जो भी फीस है वो सब देने के लिए तैयार थे और इन्हें बुक कर लिया करते थे। तो हुआ एक दिन ऐसा कि रविंद्र एक लेट नाइट शो करके अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे और घर की तरफ वापस आते टाइम इनको एक व्यक्ति दिखा जिसे देख करके ये भी थोड़े से संदेह रह गए। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा लग रहा था एकदम खत्म की नुक्ति इन द सेंस कि बिल्कुल मरा मराया, दुबला पतला सा, ऐसा कि इसको शायद बहुत दिनों से खाना ही नहीं मिला होगा। रविंद्र को ऐसे हाथ दिया और इनफैक्ट पूरे रोड के बीच में आ गया। रविंद्र ने वहां गाड़ी रोकी और उसको बोला, क्या हुआ, बीच रास्ते में मरना है क्या, इतनी रात को आधे रास्ते में क्यों खड़े हुए। तो वो बोलता है, साहब मुझे एक शो करवाना है आपसे, अगर आपकी फलाना फलाना डेट खाली होगी तो मेरा शो कर देंगे। रविंद्र उसकी हालत देख करके बोलता है कि यार क्या इंसान है यार, ये पता नहीं अजीब ही है, मतलब बहुत अजीब ही लग रहा है मुझे। रविंद्र ने बोला, हाँ हाँ कर देंगे भाई कर देंगे। रविंद्र ने ये बात करते हुए उसे मतलब मामले को टालने के लिए कह दिया और उसने बोला कि साहब ठीक है, मुझे आपके ऑफिस का एड्रेस भी पता है, लेकिन वहाँ आप मिल नहीं रहे थे, आपके शूज़ चल रहे थे, मुझे पता चला था इसी रास्ते से आप गुजरोगे तो इसलिए मैं यहीं खड़ा हो गया था। अब क्या था, रविंद्र ने उसको बोल दिया, हाँ हाँ ऑफिस से आना, बात कर लेंगे। और रविंद्र अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों, ये बहुत पुराना ज़माना था जहाँ मोबाइल फ़ोन तो लोगों के पास नहीं होते थे, लेकिन लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे और हर कोई अपने घर के अंदर लैंडलाइन फ़ोन लगा के भी नहीं रखता था, मोस्टली ऑफिस के अंदर हुआ करते थे। रविंद्र का अपना एक ऑफिस था। रविंद्र ऑफिस में नहीं बैठा करता था, उसका ऑफिस में जो बंदा काम करता था वही वहाँ ज़्यादा करके रहा करता था। क्योंकि इनका एक अच्छा खासा म्यूज़िकल बैंड था जिसमें किसी को भी बुकिंग करनी है, किसी से मीटिंग करनी है, तो उसी पते पे जा कर के ये बुकिंग कर लिया करते थे। बढ़िया सा माहौल चल रहा था। रविंद्र अपने ऐसे ही प्रोग्राम करते जा रहा था। अब फलाना फलाना वो वाली जो डेट थी, जो वो बंदा बोल करके गया था, वो डेट आ गई और रविंद्र उस डेट पे उस जगह पे नहीं पहुंचा। उसने, जो व्यक्ति था, उसने रविंद्र को सारी जगह बता दी थी कि मेरे को वहाँ वहाँ ऐसा ऐसा शो करना है। तो मैंने कहा ना, रविंद्र बस बात को रफा दफा करना चाहता था और उसे वहाँ से निकलना था, मतलब क्या बंदा है। अब रविंद्र जहां भी शो करने जा रहा था, रविंद्र को वो बंदा नजर आ रहा था। ऐसा 3-4 बार हो गया। रविंद्र भूल चुका था उस बंदे को, लेकिन तभी रविंद्र का एकदम माथा खनका और उसे याद आया कि हाँ,
ये वही बंदा है जिसने मुझसे शो की बात करी थी कि इस जगह ऐसा कुछ शो करना था। अब एक दिन रविंद्र अपना शो करके वापस लौट रहा था और जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंच रहा, उसका टीम मेंबर भी वहां पर होते हैं। रविंद्र जैसे ही कार की पीछे की डिग्गी खोलता है और पीछे मुड़ करके देखता है, वो आदमी खड़ा रहता है, उसको एकदम से देख करके रविंद्र डर जाता है। रविंद्र उससे बोलता है, क्या भाई पागल हो गया, मतलब डरा दिया तुमने? तो वो बोलता है, मैंने आपको एक डेट बोली थी, आपको हमारे यहाँ पे आकर के शो करना था, आपने हामी भर ली थी और आप आए नहीं उस दिन। तो रविंद्र ने बोला, ऐसा नहीं होता भैया, आपसे बोला था ऑफिस ऑफिस आकर के बात करो, पैसे वैसे की बात होगी, सब चीज़ें होगी, कितने आर्टिस्ट चाहिए, कौन चाहिए, ये सब चीज़ें करने के बाद ही मैं वो शो करूँगा ना। तो उसने बोला ठीक है, इसके लिए मेरी जो मालकिन है वो आपसे बात करेगी। ये रविंद्र फिर से कह देता, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पूरी बात बताया करो, आप ऐसे चले गए, मैं ऐसे थोड़ी ना, मैं कोई ऐसा वैसा सिंगर हूँ। तो रविंद्र से वो बोलता है कि आपको फ़ोन कब करें। रविंद्र बोलता है, एक काम करना, कल आप 2 बजे के आसपास फ़ोन करना, मैं ऑफिस में ही मिलूंगा। रविंद्र अपने ऑफिस में बैठा रहता है। ठीक 2 बजे रविंद्र का फ़ोन बजता है ऑफिस का। तो रविंद्र को ऑफिस में जो काम करते हैं वो फ़ोन उठाते हैं और रविंद्र की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि सर आपका फ़ोन है। दूसरी तरफ से एक बहुत ही मीठी और मतलब सुरीली और बहुत ही प्यारी आवाज़ आती है। वो आवाज़ होती है एक लड़की की और रविंद्र से बोलती है, हेलो सर। तो रविंद्र बोलता है, हाँ जी बोलिए। तो बोलती है, सर हमें एक शो कराना था और मेरे यहाँ एक शादी है, उसी शादी के अंदर हमें शो करना है और मेरी ही शादी है। तो रविंद्र बोलता है, अच्छा। तो हाँ जी बताइए। तो रविंद्र को वो अपना एड्रेस बताती है। तो रविंद्र बोलता है, ये तो काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से। तो वो बोलती है, सर आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो भी खर्चा होगा वो सारा हम दे देंगे। तो रविंद्र बोलता है, मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप इतनी दूर के लिए मैं मतलब ज़्यादा ही चार्ज करूँगा। तो रविंद्र से वो बोलती है कि ठीक है सर, ज़्यादा क्या, आप कितना चार्ज करेंगे? तो रविंद्र उस समय के हिसाब से बोल देता है कि मेरी फ़ीस 15,000 रुपये। तो बोलती है, 15 नहीं, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगी। रविंद्र सुन के मतलब एकदम से सन्न रह गया था कि क्या बात कर रहे हो आप? तो रविंद्र बोलता है कि आ, कितने क्रू मेंबर्स चाहिए? तो वो बोलती है, सर हमने आपको सुना है, आप अपने हिसाब से लेकर के आ जाइए, लेकिन हमारा शो बहुत मस्त होना चाहिए और जितने भी लोग आएंगे वो झूम उठना चाहिए, मतलब उनको मज़ा आ जाए। हर एक व्यक्ति बोले, क्या सिंगर ढूंढ करके आप लाए हो, क्या म्यूजिक बैंड है। तो रविंद्र की वो इतनी तारीफ कर देती है उसी बीच में कि सर मुझे आप पे पूरा भरोसा है, हमने आपको सुना भी है और ऐसा वैसा ये वो। तो हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है कि उसकी तारीफ जब भी होती है, वो तारीफ सुन करके वो एकदम फूला नहीं समाता, मतलब वो खुश हो जाता है कि वाह यार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वैसे ही रविंद्र के साथ हुआ। रविंद्र बहुत खुश था उस तारीफ को सुन करके और रविंद्र ने बोला कि मुझे कुछ एडवांस चाहिए रहेगा। तो वो बोलती है कि सर एडवांस क्या, आप यहाँ आएंगे, यहाँ आकर के आपको पहले ही हम पूरी रकम दे देंगे। तो रविंद्र की जिस हिसाब से उसने तारीफ करी थी और जिस हिसाब से वो बोल रही थी कि प्लीज़ आप मान जाइए, आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी हम आपको यहाँ पे मुहैया करा देंगे, ऐसा वैसा ये वो सब चीज़ें। तो रविंद्र काफ़ी खुश था उसकी बातें सुन करके और उसे लग रहा, तो रविंद्र मान जाता है उसकी बात। मतलब रविंद्र को भी समझ में नहीं आया कि उसकी बातों में कैसे बह गया, उसने बिना एडवांस के ये बात कर ली थी। अब वो दिन भी आने वाला था, तो रविंद्र के पास एक बार फिर से वही आदमी आता है। वो बोलता है कि साहब याद है ना, कल के दिन हमारे यहाँ आपका प्रोग्राम है, मालकिन ने आपसे बात कर ली होगी। तो बोलता है, हाँ कर तो लिए, लेकिन हम उस जगह पहुँचेंगे कैसे, हमें ये समझ में नहीं आ रहा था और मैं फ़ोन ही लगाने वाला था आप लोगों को कि कैसे हम वहाँ पहुँचेंगे। तो कहते हैं, सर आप चिंता मत करिए, मैं जब आप लोग निकलेंगे तो मैं आपके पास आ जाऊँगा, मैं वो पूरा रास्ता बता दूँगा। अब लगभग दिन के 2-3 बजने के आसपास हुआ था और ये लोग निकल रहे थे। तो वो व्यक्ति बोलता है कि साहब आप यहाँ से वहाँ तक आ जाना और मैं वहाँ आपको मिल जाऊँगा। तो जैसे ही 6-7 बजती है, ये उस आधे रास्ते तक पहुँच जाते हैं, वहीं वो आदमी ने खड़ा हुआ मिल जाता है और रविंद्र उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, यानी बस ड्राइवर क्या, पास में ही वो बैठ जाता है। अब धीरे-धीरे रोड से ये जाते-जाते जाने लगते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा रास्ता आता है पूरा रेगिस्तान से भरा हुआ, यानी रेत ही रेत। अब एक बस आगे बढ़ाने लगते हैं और बस ड्राइवर बोलता है, भैया सही तो जा रहे हैं ना, ये बस कहीं मतलब ऐसा ना हो कि हमारी बस अंदर दब जाए और हम लोग परेशान हो जाएं। बोला, नहीं नहीं साहब, हम यहीं से निकलते हैं, हमें पता है तो कितनी दूर और रास्ता है।
बस ऐसे ही ये आगे-आगे जाते जाते हैं, वहीं इनको थोड़ी दूर कुछ उजाला नज़र आता है, यानी कि कुछ दिए लगे हुए हैं, कुछ इस टाइप से कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो बोलते हैं, हाँ, हाँ, वही हवेली है, वो जो आपको सामने दिख रही है ना, उसी हवेली पे चलना है। तो वहाँ आगे जाते-जाते बस अब एक जगह थोड़ा-सा टायर उसका फँस जाता है। तो ये लोग नीचे उतरते हैं, बस ड्राइवर थोड़ा-सा आगे-पीछे लेता है, तो बस का जो टायर है और फँस जाता है। तो ये थोड़ा-सा धक्का लगाते हैं, तो बस वहाँ से निकल जाती है। तो वो ड्राइवर बोल देता है, साहब इसके आगे मैं बस नहीं ले जा पाऊँगा, आप एक काम करो, आप लोग पैदल निकल जाओ, थोड़ी-सी दूरी है, देखने में ही दिख रहा है। तो रविंद्र के जितने भी साथी होते हैं, वो अपने-अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेते हैं और उस तरफ और उस हवेली की तरफ उस आदमी के साथ जाने लगते हैं। अब वो आदमी भी टॉर्च लेकर के आगे-आगे चलने लगता है, काफ़ी अच्छी टॉर्च थी, काफ़ी अच्छा उजाला था उसका। ये बस ड्राइवर बोलता है कि मैं यहीं रुकूँगा बस के पास ही, बस मैं अकेली खाली नहीं छोड़ सकता, तो मैं बस के पास ही हूँ, आप लोग शो करके जब भी आएँगे आ जाइएगा। तो बस ड्राइवर बस को घुमा कर के खड़ा कर लेता है और बस के अंदर ही सो जाता है। अब रविंद्र और ये लोग सीधे हवेली के अंदर चले जाते हैं, जाकर के वहाँ रुकते हैं, अपना सेटअप-वेटअप लगाते हैं, इतने में वो लड़की भी आ जाती है जिसकी शादी हुई होती है। अपना सेटअप-वेटअप लगाते हैं और रविंद्र उस आदमी से बोलता है कि भैया अब वो मैडम से भी एक बार बात करा दीजिएगा क्योंकि उन्होंने बोला था शो शुरू होने से पहले ही आपको हम पैसे दे देंगे। तो वो बोलता है हाँ, हाँ, आपको पैसे की बात हुई थी, मैं बुला देता हूँ मालकिन को। अब जब जो वहाँ व्यक्ति थे वो लोग इनको ऐसे घूर रहे थे मानो जैसे ये लोग किसी दूसरी दुनिया से आए हुए हों। तो हालाँकि वो आदमी जितने भी बाराती और जितने लोग थे मतलब वहाँ पे मौजूद थे वो सब नॉर्मली दिख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो भी इंसानी थे, ये भी इंसानी थे, बट वो इनको ऐसे घूर रहे थे जैसे कि ये कहीं और कहीं से आए हुए हो, एलियन हो ये जैसे। अब इस तरह से घूरते ये अपना सेटअप भी करे जा रहे थे, तभी वो व्यक्ति बोलता है कि मालकिन थोड़ी यहाँ नहीं आ रही है, वो थोड़ा उधर है, आप साथ में चलिए। रविंद्र और रविंद्र के साथ उसका एक और बैंड का मेंबर वहाँ जाता है और जाकर के उस मैडम को से मिलते हैं, उस मैडम से मिलते हैं। रविंद्र उस लड़की को देख कर के सन्न रह जाता है, वो इतनी खूबसूरत थी और रविंद्र ने बात करते टाइम जो एक मन में अंदाज़ा आप लगा लेते हो, एक इमेज बना लेते हो किसी भी व्यक्ति की जिस जब उससे बात करते हो, तो वैसे ही इनको भी लग रहा था और वो ही खूबसूरती के साथ वो लड़की उसको नज़र आई। तो रविंद्र उससे बोलता है कि मैडम आपने बोला था कि हम एडवांस पेमेंट कर देंगे ऐसा-वैसा। तभी वो बोलती है कि हाँ, आपका पेमेंट हम कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका पेमेंट तैयार है। बस मैं थोड़ी-सी चीज़ों की तैयारियों में लग गई हूँ। तो वो जो आदमी रहता है उससे वो बोलती है कि सुनो इनका सर का जो पेमेंट है वो इनको दे दीजिएगा और सर आप निश्चिंत रहिए, आप यहाँ आ गए हैं, आप देख सकते हैं हम बहुत खुश हैं और आपको हम सुनना चाहते हैं। बस आप ऐसा म्यूज़िक बैंड बजा दीजिएगा कि सब लोग झूम उठें, नाच उठें। अब ये लोग शुरुआत कर देते हैं, पर ना जाने क्यों रविंद्र भूल जाता है कि मुझे इनसे एडवांस भी लेना है, मतलब उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाता है पूरी तरीके से रविंद्र। अब ये म्यूजिक जो बजाते हैं, जो डांस चालू होता है, मस्ती चालू होती है, सब लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी हो जाती है। ये डांस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब धीरे-धीरे यहाँ का माहौल कुछ अलग सा होता जा रहा है। यहाँ एक अजीब-सी संद-सी हवा चलने लगती है। ऐसा ठंडा माहौल हो जाता है इस हवेली का, जैसे कि मानो कोई बर्फीले तूफान का आने का संदेशा हो। तभी एक अजीब-सी धुंध पूरे हॉल के अंदर छा जाती है, जिस हॉल के अंदर इनका प्रोग्राम चलता रहता है, ये लोग गा रहे होते हैं। और इस बार जब धुंध हटती है, तो ये वहाँ का नज़ारा देख कर के सन्न रह जाते हैं। यहाँ जहाँ लोगों के पैर एकदम सिंपल से दिख रहे थे, वो पैर ऐसे मुड़ चुके थे, उल्टे हो चुके थे और एक दो लोगों के नहीं, सभी लोगों के। वहाँ जितने भी बाराती थे, जितने उस शादी में मेंबर्स थे, हर एक के पैर उल्टे हो चुके थे। ये देख करके रवि, ये देख करके रविंद्र और उसका पूरा क्रू पूरी तरीके से डर चुका था। लेकिन वो करते तो करते क्या? सब लोग डांस ही कर रहे थे और एकदम से जब इनमें से रविंद्र और उसके साथ में जो फीमेल सिंगर थी वो गाना गाना बंद करते हैं और म्यूजिक रुकता है, सब एकदम से उनकी साइड ऐसे देखते हैं और ऐसी निगाहों से जैसे मानो खा ही जाएंगे। ये डर जाते हैं सारे के सारे। तभी बीच में से एक की आवाज आती है, बजाओ म्यूजिक बजाओ। बंद क्यों कर दिया? ये तुरंत चालू करते हैं और फिर से वो डांस करने में जुट जाते हैं।
अब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो फीमेल सिंगर गाना गाती रहती है। रविंद्र अपने क्रू मेंबर्स के पास जाता है और बोलता है, भाई ये लोग इंसान तो नहीं है, ये तो तय हो गया, लेकिन करें तो करें क्या, म्यूजिक बजने दें या यहाँ से भाग निकले। अब ये सब लोग ऐसे ही कुछ कुछ घुस बात कर रहे हैं, म्यूजिक भी साथ में चलता जा रहा है। तभी इनमें से एक व्यक्ति बोलता है, जब तक म्यूजिक बज रहा है शायद तब तक ही हम लोग यहाँ जिंदा है, अगर ये म्यूजिक रुक गया तो शायद हम लोगों में से कोई भी यहाँ से लौट करके ना जा पाए। इतना ही होना होता है, तभी अचानक से वहां से एक आदमी बोलता है, क्या सोच रहे हो, यहाँ से जाने की बात कर रहे हो, जा नहीं पाओगे। बस इतना कहना था। रविंद्र एकदम डर जाता है और उसके साथ वाली लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बोलती, नहीं नहीं हम जा नहीं रहे, हम गाना गा रहे हैं, आप लोग डांस करिए। शो कंटिन्यू 2-3 घंटे तक चलता रहा और क्या तो एनर्जी, मतलब उन लोगों में डांस करने की, वो बिल्कुल भी नहीं थक रहे थे। इन लोगों की हालत खराब हो गई थी। ये लोग ब्रेक चाहते थे, लेकिन ये जानते थे अगर हमने ब्रेक ले लिया तो हमारी बैंड बच जाएगी। ये लोग ब्रेक कैसे ले रहे थे, जो ढोलक बजा रहा वो थोड़ी देर रुक जा रहा था, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट रुक जा रहा था, लेकिन कंटिन्यू यहाँ म्यूजिक चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। ऐसे ही चलते 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 न जाने कब रविंद्र के मन में कुछ अजीब सा होता है। रविंद्र भजन गाने लगता है और जैसे ही वो भजन वहां पे गाता है और यहाँ इसी के साथ सुबह की पहली सूरज की किरण भी आने लगती है। सुबह की किरण वो जैसे ही उस बंगले के ऊपर पड़ती है, अचानक से ये लोग सब एकदम फ्रीज हो जाते हैं, मानो जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। ये अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को वहां छोड़ते हैं और तुरंत दौड़ लगाते हैं और वहां से भाग करके बाहर निकल जाते हैं। और भागते 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 ये सीधे अपनी बस के पास पहुंचते हैं। बस ड्राइवर बस के अंदर ही सो रहा होता है। ये बस का गेट खटखटाते हैं, बस ड्राइवर गेट खोलता है। ये लोग बोलते हैं, जल्दी भगा भाई, बस भगा, बस भगा। इनकी हालत देख करके वो कुछ पूछता नहीं है, सीधे बस को स्टार्ट करके भगाने लगता है। भागते 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 ये रास्ते में ड्राइवर को सारी बात बताते और ये वहां से सकुशल निकल आते हैं। लेकिन इनके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे के सारे वहीं छूट गए थे, कुछ भी नहीं था इनके हाथ में। अब ये अपने स्थान पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई थी इनकी कि ये बताएं किसी को तो बताएं क्या। जब उस बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, वहाँ एक बंगला तो है, एक ऐसा पुराना महल तो बना हुआ है, लेकिन वो कई सालों से खाली है। कहते हैं कि उसमें जिन रहते हैं, उसमें आत्माएं रहती हैं। लेकिन रविंद्र का क्रू पता नहीं किस किस्मत से वहां से निकल आए थे। भगवान का मानो उनके ऊपर कोई हाथी था, जब ये वहां से निकल आए थे। उसके बाद रविंद्र ने बाहर बुकिंग लेना छोड़ ही दी। वो सिर्फ वहीं शोज करता था जहां वो लोगों को जानता था। उसके बाद क्या हालत हुई है रविंद्र की और उसके आर्टिस्ट की, उनमें से बहुत सारे आर्टिस्ट ने तो काम ही छोड़ दिया और नौकरी करना स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी थी रविंद्र और उसके गुरु की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझ तक पहुंचाइए, मैं वो सारी कहानी हमारे सारे व्यूवर्स तक पहुंचाऊंगा। वो हॉरर स्टोरी जो कि आप तक पहुंचाती है आप ही की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर के आपको वाकई में कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो हमारी कहानी में मिस्ट्री भी होती है, आपको थ्रिल भी मिलता है और डर का एक एहसास भी होता है। मैं था सचिन ठाकुर, अभी आपके साथ अगली कहानी के साथ वापस लौटूंगा। जय श्री राम।